हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज अपने कुछ स्पेशल टॉपिक की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए पढ़ेंगे। क्लास 12 में ज्योग्राफी का हम लोग एक लेसन देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उस ज्योग्राफी के लेसन में सभी लोग से ये है कि जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी करिए। और आज जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं वो खास करके आप लोगों के लिए है। और इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे लेसन 5, क्लास 12 के लेसन 5 की बात करेंगे। और वो है जल संसाधन। तो क्या है लेसन का नाम? जल संसाधन। जल ही जीवन है। क्या है? क्योंकि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि जल कितना जरूरी है, ड्रिंकिंग वाटर हमारे लिए कितना जरूरी है। और यदि हम पेड़ पौधों को नहीं लगाएंगे तो कैसे हम भविष्य के लिए जल को सुरक्षित रख पाएंगे। तो आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वह है जल संसाधन। तो शुरुआत करते हैं इस जल संसाधन की। तो सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जब से जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पे कोई भी जीव आया है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो बिना जल के नहीं रह पाते हैं। तो जब बिना जल के नहीं रह पाएंगे तो कैसे करेंगे? तो जल हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात, अब आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी पृथ्वी इसी पर आधारित है। लेकिन इस पृथ्वी में जल की मात्रा को सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा। तो क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो धरातल है उस धरातल में जल के स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हमको जल प्राप्त होता है। आप भी अपने आसपास देखिए, सोचिए और बताइए कि जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो यदि गिनना चालू करते हैं तो सबसे पहले हमको मिलती है नदियां। नदियां हैं जो कि जल का स्रोत है, मीठे जल की स्रोत है। इसके अलावा झीलें हैं, तालाब हैं, जहां से हमको धरातल के ऊपर का जल प्राप्त होता है। इसके अलावा और यदि हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये नदियों का पानी है जो कि हमेशा बहता रहता है और इसके कारण से ये शुद्ध होता है। क्योंकि ये पहाड़ों से निकलती है, झरने के रूप में निकलती है, ग्लेशियर से आती हुई, और इसकी स्पीड के साथ साथ ऑटोमेटिक जल इसका प्यूरिफाई होता रहता है। तो नदियां ही इस पृथ्वी पे ऐसी हैं जिन पर हम लोग आधारित हैं। इसके अलावा देखिए और भी आपको सामने नजर आ रहा है तालाब, है ना। गांव देहातों में तालाब आपने देखे होंगे, या ऐसे पठारी क्षेत्र जहां पे नदियां उपलब्ध नहीं होती वहां पे जल की आवश्यकता की पूर्ति हम लोग कैसे करते हैं? तालाबों के द्वारा करते हैं। और ये तो सबने देखा होगा, क्या है ये? कुआं है। हर गांव में होता है, शहर में होता है, अब बहुत जगह कम हो गए हों, लेकिन भूमिगत जल प्राप्त करने का सबसे अच्छा और पुराना स्रोत क्या है? कुआं है। अब इसके बाद ये आपके सामने और एक पिक्चर आ रही है, इसमें झील दिखाई दे रही है। लोग कहते हैं कि झील और तालाब में डिफरेंस क्या है? झील का कनेक्शन भूमिगत जल से होता है, नीचे से होता है, सोर्स से होता है। झील का जल हमेशा स्वच्छ रहता है, पीने योग्य होता है, जबकि तालाब में ऐसा नहीं होता। तो ये देखिए झील है, कितना स्वच्छ पानी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये देखिए तालाब है, गांव देहातों में तालाब होते हैं। अब दोनों में आप डिफरेंस कर लीजिए कि ये झील है और ये तालाब है, ठीक है, लेकिन जल के सोर्स तो दोनों ही है। इसके बाद और आगे देखते हैं कि जल हमको कहाँ से प्राप्त होता है। हर गांवों में, हर शहरों के किनारे कहीं ना कहीं से नहर निकलती है ना, जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। और ये नहर है तो ये कहाँ से है? नदियों पे बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं और फिर उनसे नहरों में पानी दिया जाता है, जिससे खेतों में सिंचाई का काम किया जाता है। तो जल प्राप्ति के हमको इतने सारे सोर्स मिले। अब इसके बाद आगे आते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 29% स्थल भाग है और जो कि 71% भाग जल से घिरा हुआ है।
और जिसमें से जब केवल 3% जल, केवल 3% जल ही इतना है जो कि अलवणीय है और ये पीने योग्य है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो वितरण है ये असमान है। जरूरी नहीं है कि हर जगह ये समान रूप से पाया जाए, कहीं मिलता है, कहीं पर्याप्त मात्रा में ये नहीं मिलता है। अब यदि जल संसाधन की हम और बात करें आपसे, तो भारत में जो विश्व का धरातलीय क्षेत्र है उसका लगभग 2.45%, ठीक है, इतना मिलता है ये। और जनसंख्या का 16%, जल संसाधन का 4% भाग अपने इंडिया में, भारत में पाया जाता है। इसके अलावा और देखते हैं कि जो धरातलीय जल मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, ये तो हमको पता चल गया, नदियों से, झीलों से, तालाबों से, है ना, ये सभी मेन कारण है यहाँ पे। अब हमको जल की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है ये आपके सामने नजर आ रहा है, जिसके बारे में अभी हम लोग ने पिक्चर्स भी देखी थी। नदियां हैं, प्राकृतिक स्रोत है, तालाब है, झरना, झील, कुआं, वर्षा से भी प्राप्त होता है हमको जल, और नहर से भी हमको प्राप्त होता है। इसके अलावा अब देखते हैं कि अपने भारत में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। भारत में जल की ढेर सारी समस्याएं हैं। अब क्या क्या समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि अक्सर होता क्या है, बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जहां पे ढेर सारा हमको ड्रिंकिंग वाटर तो लगता है, स्वच्छ जल लगता है, लेकिन वो प्रदूषित हो जाता है, उसमें केमिकल्स है, रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इसके अलावा जो औद्योगिक अपशिष्ट हैं, है ना, घरेलू अपशिष्ट है, घरेलू कचरा है, घर का गंदा जल है, वो भी जाता है और तीव्र गति से वो दूसरे सोर्सों को भी प्रदूषित कर रहा है। इसके अलावा और क्या होता है, तो अब जब ये प्रदूषित होगा, जितना अपशिष्ट मिला दिया जाएगा, चाहे वो औद्योगिक कचरा हो या घरेलू कचरा हो, तो क्या होगा, उसमें हमारी गिरावट, जो जल की मात्रा है, जल की गुणवत्ता है, उसमें क्या होती है, गिरावट हो रही है। इसके अलावा जो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है हमारी इंडिया में, उससे क्या होता है, ये प्रति व्यक्ति जल की जो उपलब्धता है ये भी कम हो गई है, और इससे क्या होता है, जल की गुणवत्ता, जल की शुद्धता में कमी हो गई। और जो बाहरी पदार्थ हैं, जैसे सूक्ष्म जीव हैं, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और जितने सारे अपशिष्ट हैं, ये जब जल में मिल जाते हैं तो जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। और प्रदूषित जल की जो गुणवत्ता होगी वो हमेशा कम हो जाएगी, तथा वह मानव उपयोग के लिए, हम आपके उपयोग के लिए वो नहीं रह पाएगा। इसके अलावा जो प्रदूषित जल हो गया है वो जब धरातल के नीचे पहुंचता है, तो जो भूमिगत जल है, भौम जल है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, वो भी प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जल संरक्षण का आखिर उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत है हमको जल संरक्षण की, वाटर कंजर्वेशन की आखिर क्या जरूरत है, ऐसे कौन कौन से एम हैं जिस ये जरूरी है। तो मेन चीज इसमें क्या है कि जल को बचाए रखना, जल को बचाए रखना, क्योंकि ये नष्ट हो जाएगा, पीने योग्य नहीं होगा। इसके अलावा जो पारिस्थितिक तंत्र है, जैव विविधता है, इसको भी बनाए रखना। और क्या हो सकता है, जो तार्किक उपयोग चलना है भविष्य के लिए, उसको भी बढ़ावा देना है। नहीं, जल का उपयोग हम कैसे कर पाएंगे, और क्या फायदा है, और क्या उद्देश्य है इसके, जल के दुरुपयोग को, जो इसका वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, अक्सर देखा है मैंने बहुत सारे लोगों को कि वो जो है बाथरूम में है, नहा रहे हैं या धुलाई कर रहे हैं, पानी चल रहा है, बह रहा है, वेस्ट हो रहा है, ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो हमको क्या करना है, जल के दुरुपयोग को रोकना है, इसको संरक्षित करना है। क्यों, क्योंकि भविष्य में जल की उपलब्धता यदि नहीं होगी, भविष्य में कमी हो जाएगी, तो क्या होगा, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको समस्या हो जाएगी, जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत में हमारे पूर्वजों ने नदियों को देखा, फिर लोगों ने कुओं को देखा, फिर लोगों ने क्या देखा, बाटलों में देखा।
अब बाटलों के बाद अब क्या नंबर आएगा, बूंद में भी देखा जा सकता है। इससे पहले हमको संभलना पड़ेगा और जल को संरक्षित करना पड़ेगा। अब जल संरक्षित करने के लिए ढेर सारे तरीके हैं। कैसे तरीके हैं, इन पे अब हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आता है वर्षा जल संचयन, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है कि हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ना करें और बारिश के जल का इस्तेमाल कर ले। लेकिन फिर आप कहेंगे कि बारिश तो कुछ समय के लिए होती है, कुछ घंटे के लिए होती है, कैसे हम संचित कर सकते हैं? तो उसका भी तरीका है। क्या करें कि वर्षा जल संचयन का अभिप्राय क्या होता है, मतलब क्या होता है कि बारिश का जो पानी है उसको हम एकत्रित करते हैं, उसका हम भंडारण करते हैं और उसको पुनः उपयोग करते हैं। इस जल का उपयोग बाद में हम विभिन्न कार्यों के लिए, अपने जरूरत के कार्यों के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वर्षा जल का संचयन हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे रूरल क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे कैसे जल संचय होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको फिगर में दिख रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अब हार्वेस्टिंग आप कहेंगे, हार्वेस्टिंग क्या? हार्वेस्टिंग माने तो खेती होती है। तो क्या वर्षा के जल की खेती होगी? हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका मतलब वर्षा के जल को, बारिश के जल को हम बचा करके रखेंगे, संरक्षित करके रखेंगे और उसका उपयोग हम अपने जरूरत के कार्यों में करेंगे, जिसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ देखिए आपको क्लियर हो रहा है कि जो भी बारिश का जल छत में, मकान की छत में इकट्ठा होता है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है और दूसरे कार्यों में यूज किया जा सकता है। अब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन कैसे किया जा सकता है? क्योंकि वर्षा जल को जो भंडारित करने का के पर्याप्त साधन गांवों में नहीं है और इसीलिए जल का क्या होता है, अभाव होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब पर्याप्त साधन नहीं है तो क्या रास्ता है वहां पे? तो इसको हम कई भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हिमालय पर्वत के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे हम वर्षा जल संचयन कैसे करेंगे। तो इस कंडीशन में बात करेंगे कि जल संरक्षण वहां चूंकि नहीं हो पाता, बहुत सारे लोग जो है क्या होते हैं, ट्यूबवेल पर निर्भर करते हैं। लेकिन हिमालय क्षेत्र में क्या होगा, हिमालय के जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, हिमाचल प्रदेश का है क्षेत्र है ना, वहां पे कुहल प्रणाली अपनाई जाती है। कौन सी प्रणाली? कुहल प्रणाली। अब ये क्या होता है, इसमें जो हिमनदी होती है, हमारा ग्लेशियर होता है, वहां से जो पिघला हुआ जल बहकर आता है वो तालाबों में संचित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और इस प्रणाली को लद्दाख में कहा जाता है जिग। ठीक है, JIG, जिग। तो लद्दाख में इसको जिग कहा जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में तालाबों, जोहर से और हौजों में, छोटे छोटे कुओं में भी परंपरागत तरीके से जल संचय की प्रणाली बनी हुई है। और इसी पद्धति को नागालैंड के क्षेत्र में जाबो के नाम से जाना जाता है, जाबू पद्धति इसको बोला जाता है। इसके बाद दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है, वहां के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे वर्षा जल संचयन कैसे हो सकता है? तो उसमें सबसे पहले क्षेत्र देखते हैं हम कि पंजाब है, तो पंजाब के लिए जल संचयन के लिए नहरें हैं, कुएं हैं, है ना, झालर है। अब ये झालर क्या होता है, कम गहराई वाले जो चौड़े कुएं होते हैं उनको झालर कहते हैं। तो इन सब का प्रयोग पंजाब में किया जाता है। हरियाणा में भी कुएं, तालाब और आबी का उपयोग किया जाता है। आबी क्या है, वो भी एक तरह का तालाब होता है। इसके अलावा और आगे बात करते हैं कि जो बिहार क्षेत्र है अपना, इस बिहार में आहर और पाइपलाइन की व्यवस्था की गई है ना, आहर और पाइन की व्यवस्था की गई है। परंपरागत विधियों से ये इसमें संरक्षित काम किया जा सकता है। दूसरा जो ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है, वहां पे जामपोई विधि से, है ना, कौन सी विधि? जामपोई विधि से जल का संरक्षण किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जल संरक्षण के लिए छोटी छोटी ड्रेन बनाई जाती है, नालियां बनाई जाती हैं, जिनको दूंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पठारी भाग के ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर कैसे वर्षा जल संचयन होगा।
तो जो पठारी भाग हैं उसमें खास करके जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहां पे जो पद्धति है उसको हवेली प्रणाली बोला जाता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में जल संचयन की विधि को अलग अलग नाम है। तो मध्य प्रदेश में हवेली प्रणाली है और कर्नाटक में केरे प्रणाली है, केरे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में हवेली प्रणाली और कर्नाटक में केरे प्रणाली है, इससे जल संचयन किया जाता है। इसी तरह महाराष्ट्र में फड़ प्रणाली है जहां की जल संचयन के लिए ये काम किए जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट अपने अगले रीजन के लिए कि जो तटीय मैदान है, द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, वहां पे जल संचयन कैसे हो सकता है। तो उसके लिए जो तटीय मैदान और द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, जैसे गुजरात है, तो गुजरात में जल संचयन के लिए बावड़ियां बनाई जाती है ना, जिनको बाव कहते हैं। और जो तटीय भाग है वहां तालाब और झीलों में भी वर्षा का जल संचित किया जाता है। महाराष्ट्र में त्रिशोली विधि है ना, त्रिलोस्त्री शिलोत्री है। ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिए, महाराष्ट्र में कौन सी विधि है, शिलोत्री विधि है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब समुद्र में ज्वार आता है, समुद्र के पानी में तेज लहरें आती हैं, तो समुद्र में जब ज्वार आता है तब वो पानी खेतों में सिंचाई के लिए वो संरक्षित कर लिया जाता है। इसके अलावा कर्नाटक में कासम प्रणाली प्रचलित है, जो नदी बेसिन क्षेत्रों में रेतु, दोन, ओडु, गोकुंटा है आदि जल संग्रहण की ढेर सारी प्रणालियां हैं। तो इस तरह हम लोग ने जाना कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन किन किन विधियों से, किन किन तरीकों से किया जाता है और उनको क्षेत्रीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सबसे मेन तो हर जगह है कि ज्यादा से ज्यादा हमको पेड़ लगाना है, वनों को लगाना है। जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो वर्षा जल संचयन आराम से हो जाएगा, नदियों को सूखने से बचाएगा। ठीक है ना, क्योंकि पेड़ की जड़ों से, पेड़ों से पानी इकट्ठा होकर के भूमिगत जल आ जाता है, नीचे पहुंच जाता है। पेड़ अपने आप में जो वन है ये वर्षा जल संचयन कर सकते हैं। इसके अलावा और आगे बात करते हैं कि जो नगरीय क्षेत्र हैं हमारे, तो नगरों में, शहरों में वर्षा का जल संचयन कैसे हो सकता है। तो अब इसमें क्या है, नगरों में जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे क्या आ रहा है, जल की समस्याएं आ रही हैं। और इसमें क्या है, जो घरेलू उपयोग होता है या औद्योगिक उपयोग होता है उसमें क्या है, जल बहुत सारी मात्रा में यूज होता है ना। और क्या होता है, जो खाली पड़े स्थानों पर पक्के निर्माण हो रहे हैं वहां जल के पुनर्भरण की प्रक्रिया भी बाधित हो गई है। उद्योगों में बहुत सारा मात्रा में जल लगता है और जल को बिना ट्रीटमेंट किए, उपचारित किए हुए वे प्रवाहित कर देते हैं, जिससे जल हमारा क्या होता है, बर्बाद हो जाता है, पानी हमारा बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा जो वर्षा जल का भंडार करने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है नगरीय क्षेत्रों में, इसलिए जल की कमी देखने को मिलती है। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया में दो विधियां आती है। नंबर एक में आती है इमारतों से प्राप्त जल का संचयन। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक व्यवस्था होती है जिसको बोला जाता है रूफ टॉप। क्या बोलते हैं, रूफ टॉप। तो इस रूफ टॉप जल संचयन विधि इसको बोला जाता है। इसमें मकान की छत से प्राप्त होने वाला जो वर्षा जल है उसको एक पक्के या कच्चे कुंड में जमा कर दिया जाता है, टंकी में जमा कर लिया जाता है और जिसे बाद में उपयोग किया जाता है। इसको टाका विधि भी कहते हैं। अभी आपको फिगर भी हम इसका दिखाएंगे। इसके अलावा जो पक्की टंकी बनी होती है उसमें जो संग्रहित कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है जल, उसको बागवानी में उपयोग किया जाता है, घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाता है। जबकि जो कच्चे कुओं में इकट्ठा होता है बारिश का जल, वो भूमिगत जल के पुनर्भरण में भी काम आता है। और मकानों की छतों में जो वर्षा जल संचयन के लिए क्या होता है, एक पाइप लगा दिया जाता है और उसका संग्रह करके टंकी उससे जुड़ी रहती है और इससे वर्षा का जल उसी में इकट्ठा होता है, जमा होता रहता है। इसके बाद और आगे बात करते हैं यहाँ पे हम लोग कि सतही वर्षा से जो जल होता है प्राप्त, उसका संचयन करते हैं। और इसमें क्या होगा
कि एक कुंड होता है, तालाब या बांध बना लिया जाता है और उसमें वर्षा का जल जमीन में इकट्ठा डायरेक्ट किया जाता है। और जो वर्षा जल संचयन का ये तरीका है, इसमें क्या होता है, भूमिगत जल का जो स्तर है, वाटर लेवल, उसमें सुधार हो जाता है। ये किया जा सकता है और इससे ढेर सारे फायदे हैं। वर्षा जल संचयन के ढेर सारे फायदे हैं, है ना, क्योंकि भूमि का जल स्तर भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा सूखे का खतरा कम हो जाएगा। वर्षा जल भूमि की जल की तुलना में अधिक स्वच्छ होता है, प्रदूषण रहित होता है और वर्षा जल संग्रहण एक कम लागत वाली ये तकनीक होती है। देखिए ये फिगर है जिसमें आपको बता रहे थे हम कि कैसे जो है इमारतों से हम वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं, जिसमें टंकी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बागवानी में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इस तरह ये भी देखिए सोक पिट वगैरह बना हुआ है, टंकी बनी हुई है, पाइप के माध्यम से पानी को लाया जाता है और इस तरह इसको संग्रहित किया जाता है। मुझे लगता है कि फिगर से आपको क्लियर ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद और भी देखिए ये भी तरीका है वर्षा जल संग्रहण का, है ना, कि जो भी पानी आ रहा है हमारे पास मकानों में, वहां से पाइप की सहायता से नीचे हम वाटर में एक टंकी बना करके रख देते हैं, वहां से उसको दूसरे मौसम में उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद और आगे हम लोग बात करते हैं कि वर्षा जल संचयन के आखिर लाभ क्या है, कौन कौन से ऐसे लाभ हैं वर्षा जल संचयन के। तो इसमें सबसे मेन बात तो है कि जो भूमि का जल स्तर है वो भी बढ़ जाएगा, साथ में सूखे का खतरा कम हो जाएगा, यह भी बात आपसे हुई थी। इसके अलावा जो वर्षा जल का होता है भूमि जल की तुलना में ये अधिक ज्यादा स्वच्छ होता है, कम लागत की तकनीक से ये बन जाता है और ये जो भंडारण है भूमि के नीचे का, ये पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अनुकूल होता है। ये काम हो सकता है और बहुत जगह हो रहा है, लोग कर रहे हैं, अपने कॉलेज में भी हो रहा है, लोगों के घरों में भी हो रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक नाम आता है अक्सर सुनने में, एग्जाम में भी पेपर में क्वेश्चन आता है, जल संभर प्रबंधन। आखिर ये क्या है, जल संभर प्रबंधन क्या है, इसको समझते हैं कि होता क्या है। जो भी हमारे आसपास धरातल में जो जल है ना, और जो भूमिगत जल के संसाधन हैं, उन सब का जो प्रबंधन है, उस प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, जल संभर प्रबंधन। जो धरातलीय और भौम जल है, वो सब संसाधनों के प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, जल संभर प्रबंधन के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें क्या होता है, बहते हुए जल को रोकना और विभिन्न विधियों में, जैसे अंतःश्रमण तालाब हो जाता है, पुनर्भरण किया जाता है, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन किया जाता है और पुनर्भरण को शामिल किया जाता है। इस सब प्रोसेस को क्या कहते हैं, जल संभर प्रबंधन कहते हैं। अक्सर एग्जाम में आता है और एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जल संभर प्रबंधन क्या है। जल का पुनर्भरण इसको कह सकते हैं, वेस्ट जल को रोकना कह सकते हैं, वाटर जो लेवल है ग्राउंड का उसको हम फुलफिल कर दें, है ना। ये सभी कुछ क्या आएगा, इसका जो प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट है, यही जल संभर प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद बात करेंगे कि जो जल संभर प्रबंधन ठीक है, प्रणाली है, तो इसके लिए कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम लागू किए गए। तो इन कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और बहुत सारे गैर सरकारी जो संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, वे ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं और उस पे ये काम करते हैं टीम बना करके। तो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चले, जैसे पहला कार्यक्रम चला हरियाली। अब ये कार्यक्रम क्या है, ये केंद्र सरकार के द्वारा है और केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित होता है और जल संभर विकास परियोजना है एक तरह की ये। इसके अलावा नंबर 2 में आता है नीरू भीरू कार्यक्रम। ये क्या होता है, इसे जल और आप भी कहते थे, जल और आप भी कह सकते हैं ना, नीरू माने जल, भीरू माने आप, जल और आप। तो नीरू भीरू ये कहा, यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है ये किस राज्य से संबंधित है। इसके अलावा जो तीसरा काम है ये है अरवारी पानी संसद। ये कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम में राजस्थान का जो अलवर जिला था वहां पे इसको चलाया जा रहा है।
राजस्थान के अलवर जिले में। कौन सा कार्यक्रम? अरवारी पानी संसद चलाया जा रहा है। ठीक इसी तरह तमिलनाडु के प्रत्येक घर में जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अब सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। यह सबसे अच्छी बात है वहां पे। इसके अलावा राष्ट्रीय जल नीति भी बनाई गई। सन 2002 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जल आवंटन में पेयजल, सिंचाई के लिए है, जल शक्ति है, नौकायन का काम है, औद्योगिक और जितना भी उपयोग किया जाता है उन सब को प्राथमिकताएं दी गई हैं इस जल नीति में, है ना। इसी तरह जल क्रांति है, इसका ही प्रारंभ किया गया कि क्या क्यों कि प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता की जा सके। ठीक है, तो ये जल प्रबंधन के लिए कार्यक्रम है और इस तरह जल ही जीवन है, जल है तो कल है। ठीक है, और यहीं से हमारा ये टॉपिक पूरा होता है जल संसाधन का। इसके बाद हम लोग